हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 12 का हिंदी का सैम्पल पेपर लेके आई हूँ विद सॉल्यूशन। मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पेपर में अटेम्प्ट करना है हर एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पता होगा आपके जो पेपर की टाइमिंग है वो 3 घंटे 15 मिनट की होती है। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का होता है। सबसे पहले खंड क में आपसे क्वेश्चन पूछा है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? संपूर्णानंद। ठीक है, आपको क्या है पहले लिखना है सेकंड, उसके बाद लिखना है संपूर्णानंद। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है वो नंबर भी लिखना है उसका, उसके साथ में उसका जो आंसर है वो भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की रचना कौन सी है? प्रेम सागर। उसमें भी आपको ऐसे ही लिखना है, पहले लिखना है सेकंड, उसके बाद लिखना है प्रेम सागर। उसके बाद है ग है आपसे, ग में पूछा है पर्दा कहानी के लेखक है। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही लिखना, फोर्थ लिख के उसके बाद यशपाल लिखना है। उसके बाद ग में पूछा है आवारा मसीहा के रचनाकार है। कौन है आवारा मसीहा के? आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। उसके बाद अड़य में पूछे है आपसे, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद आपका प्रश्न 2 आता है। प्रश्न 2 में आपसे पूछा है, कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है? छायावादी युग की। ठीक है, सबके आगे नंबर भी लिखना है, कौन सा ऑप्शन है उसका, उसके बाद उसका आंसर लिखना है। ख आपसे पूछा है इसमें, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवाद युग का है? प्रगतिवाद युग का कवि कौन सा है? रामधर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन सा लिखना है आपको? रामधारी सिंह दिनकर। ग में आपसे पूछा है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है आपका। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1943 ईस्वी। ठीक है, 1943। उसके बाद है पूछा है आपसे, द्विदेव युग की रचना नहीं है। नहीं है पूछा है आपसे, ठीक है, ये नहीं पूछा है, नहीं है। क्वेश्चन बड़ी ध्यान से पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको कौन लिखना है? कामायनी। कामायनी। ठीक है, उसके बाद अड़य में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है? कौन नहीं है? मामा। ठीक है, उसके बाद आपका जो प्रश्न 3 है, इसमें आपको क्या है, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको उत्तर देना है। ये आपको एक पैराग्राफ दे रखा है और ये आपका 10 नंबर का है। उसके बाद उसमें आपसे पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको हर एक गद्यांश का संदर्भ में क्या लिखना है? एक तो आपको चैप्टर का नाम लिखना है कि चैप्टर कौन सा चैप्टर से ये पैराग्राफ है, और उसके बाद उसके कवि का नाम लिखना है। ठीक है, ये आपको हर एक चैप्टर का पता होना चाहिए। हर एक चैप्टर का आपको पता होना चाहिए कि इसके कवि का नाम क्या है और उस चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और इनका आंसर देना है। आपसे सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? ये आपको पैराग्राफ पढ़कर ही पता लगेगा। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको बताना है कि ये लाइनें किस टाइम पे कही गई है, मतलब किस लिए कही गई है। उसके बाद पूछा है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? ये आपको पैराग्राफ पढ़ने से सारे आंसर खुद पता लग जाएंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ में आपको कवि का नाम और चैप्टर का नाम लिखना है। उसके बाद है, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? ये सारे आपके पैराग्राफ में से क्वेश्चन है। नेक्स्ट में आपको अथवा देकर भी पैराग्राफ दिया हुआ है, या तो आप फर्स्ट वाला पैराग्राफ करें या सेकंड वाला पैराग्राफ करें। तो ये आपको 2 गद्यांश दिए हुए हैं, इनके आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो आपको सेकंड गद्यांश में दे रखा है अशोक का फूल। उसमें आपको पता ही लग गया होगा पढ़ते ही पैराग्राफ कि ये अशोक के फूल चैप्टर में से लिया गया है। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो आपके गद्यांश है और जिनमें से ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो वो अशोक का फूल है और एक है आपका अशोक के फूल और राज का स्वरूप। ये आपके 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से ही आपसे ज़्यादातर आपके गद्यांश आते हैं। इन चैप्टर के आप जितने भी रिलेटेड इनसे गद्यांश है वो सारे करके जाइएगा। उसके बाद आता है आपका, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसके बाद आपका पहले गद्यांश से आंसर पूछे गए थे, अब पद्यांश से पूछे गएंगे। उसमें भी ऐसे ही लेकर रखा है आपका, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आपको मैंने बता दिया, पहले आपको कविता का नाम लिखना है और उसके कवि का नाम लिखना है। उसके बाद आपको लेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। उसके बाद आपसे इसका मीनिंग पूछा है, ये पैराग्राफ में से कोई लाइन दे रखी है आपको कविता में से,
उस लाइन का आपको मीनिंग सब्स्ट करना है। उसके बाद आप पद्यांश का भाव सब्स्ट कीजिए। उसके बाद आपको पद्यांश को हिंदी में बताना है, इसका मतलब क्या है। उसके बाद आप भाषा की विशेषताएं बतानी है। उसके बाद आपकी आती है सेकंड में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इन दोनों ऑप्शन में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है। उसके बाद आपका 5th क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना की व्याख्या कीजिए। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट 5th क्वेश्चन आता है वो है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आपका जो 3 नंबर का है वो साहित्यिक परिचय होगा और 2 नंबर आपको किस चीज़ के मिलेंगे, उनकी रचना का। अगर नाम लिखते हो तो 2 नंबर आपको उनकी रचना के मिलेंगे। आपको क्या दे रखा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर APJ अब्दुल कलाम का, या वासुदेव शरण अग्रवाल का। आपको जो इम्पोर्टेंट है, ये 3-4 इम्पोर्टेंट है जो आपको हमेशा यह याद करके जाना है। इनकी आपको रचना और इनका साहित्यिक परिचय आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद आपको ख में दे रखा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। इसमें भी ऐसे ही आपको 3 नंबर साहित्यिक परिचय के और 2 नंबर आपको उनकी कृतियों पर प्रकाश डालने के। उसके बाद इसमें दे रखा है शब्द सीमा अधिकतम 80। आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, सब कम से कम आपको 80 वर्ड में लिखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा वर्ड आपको यूज़ नहीं करना। उसके बाद ये आपको दे रखा है, या तो आप मैथिली शरण गुप्त का लिख सकते हो, या सुमित्रा नंदन पंत का, या रामधारी सिंह दिनकर का लिख सकते हो। उसके बाद आपको 6th क्वेश्चन में दिया है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। उनका उद्देश्य क्या था, या फिर ऑप्शन में दे रखा है, ये भी आपको 80 नंबर से 80 जो वर्ड है इससे ज़्यादा वर्ड्स में नहीं लिखना है। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। और ऑप्शन में आपको दिया है, ध्रुव यात्रा कहानी के कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। आपको अपने शब्दों में लिखना है कि उसका कथा वस्तु क्या, मतलब उसमें चैप्टर में क्या बात कही गई है। उसके बाद 7 जो आपका क्वेश्चन आता है, सौ पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब ये आपने जो चैप्टर पढ़ रखे हैं उनमें से आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं, हर 2 में से आपको एक क्वेश्चन करना है। जैसे स्वर्ण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। या फिर राम, ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। ऋषिमृथि खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र, मतलब चरित्र पूछे गए आपको। इनमें से आपको ना एक प्रश्न का उत्तर देना है, या तो फर्स्ट वाला कर सकते हो, या सेकंड में से, या थर्ड में से, या फोर्थ में से, या 5th में से। आपको इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन करना है। ये आपका 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो आपका 8th क्वेश्चन है वो है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको संस्कृत में क्या दे रखे है, गद्यांश, इसका आपको हिंदी में क्या करना है, अनुवाद करना है, हिंदी बतानी है इसकी, हिंदी में आपको इसको लिखना है। उसके बाद आपको ऐसे ही पद्यांश दिया हुआ संस्कृत में, उसको भी आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताना है। ऑप्शन आपको 2 दिए, 2 में से आप कोई भी पद्यांश की हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन में आपको दिया, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग की। आपको मुहावरे दे रखे हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th। फर्स्ट में आपको दे रखा है तलवार की धार पर चलना, और सेकंड दे रखा है टका सा जवाब देना, या फिर दाल में काला होना, मतलब आपको दाल में कुछ काला लग रहा है, मतलब ये आपको मुहावरा दिया है। 4th आपको है नमक मिर्च लगाना, ठीक है। आपको पहला तो इनका क्या लिखना है, इनका अर्थ लिखना, और उसको वाक्य में प्रयोग करके पूरी लाइन आपको बना के दिखानी, कोई भी एक मुहावरे का, ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको बताना है इनमें से कौन सी संधि ठीक है। ये सारे आपको क्वेश्चन दिए थे। तथापि का संधि दे रखा है, इनमें ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है तथापि के लिए आप कौन सी संधि का यूज़ करेंगे, या तो तथ प्लस पी का यूज़ करेंगे, या फिर तथा प्लस अपी। आपको बताना है। ये सारे आपके संधि विच्छेद के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। आपको शब्द युग्म बताना है। वसन का व्यसन होगा, विवश का, मतलब ये भी आपको ऑप्शन में दे रखा है, आपको बताना है वसन का व्यसन, विवश का व्याकुल, मतलब बताना है आपको इनमें से कौन सा सही है। ये आपके सारे शब्द युग्म आ गए। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 12 आता है। प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा है, वीर रस तथा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। वीर रस क्या होता है, हास्य रस, उसका आपको उदाहरण सहित परिभाषा बतानी है। उसके बाद पूछे श्लेष और उत्प्रेक्षा अलंकार बताना है और उनका एग्जाम्पल देना है। उसके बाद दोहा और सोरठा छंद का मात्र सहित लक्षण तथा उदाहरण सहित देना है। उसके बाद आपको दे रखा है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। ये आपका 6
मार्क्स का है, उसमें ऑप्शन में दे रखा है आपको, शहर में फैले संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र लिखिए, या फिर आपको ये वाला पत्र लिखना है। उसके बाद आपको 14 में दे रखा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। आपको निबंध लिखना है, या तो आप देश में बेरोजगारी की, जब भी आप निबंध लिखते हो तो आपको क्या करना है, निबंध में सबसे पहले आपको प्रस्तावना या भूमिका लिखनी होती है, उसके बाद जो हेडिंग बनती है वो लिखनी होती है, लास्ट में आपको निष्कर्ष या उपसंहार लिखना जरूरी होता है। आपको पैराग्राफ में निबंध लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये सारे आपके निबंध हैं, आप इन सारे निबंधों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, अच्छे से निबंध लिखना है। 9 मार्क्स में आपका निबंध लिखना है। उसके बाद आपका यही था क्वेश्चन पेपर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड सैम्पल पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।